नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नावल की 21वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, माजरत। अगर तुम्हारा वो ख़त मुझे सिर्फ एक दिन पहले मिल गया होता तो शायद हम लोग आज यहाँ ना होते। दीपाली ने कहा। हस्पानवी लिबास पहने मिस्ट्रेस सरस्वती ने केले के झुंड में से निकलकर कहवे की कश्ती मेज़ पर रखी। एक बर्ड ऑफ पैराडाइज रेन ट्री की शाखों से नीचे उतरकर घास पर चलने लगी। यास्मीन उसे गौर से देख रही थी। पहाड़ी के नीचे स्पेनिश कॉलोनियल वजह के बंगले में से कैलिप्सो म्यूजिक की आवाज़ आने लगी। शुनू की गर्लफ्रेंड सान फ्रेंडो से आई हुई है, दीपाली ने कहा। पानी की एक बूंद टप से मेज पर आन गिरी। यास्मीन ने ऊपर देखा। बादल कैरेबियन पर से सरकते टीले के सिफ्त आ रहे थे। चौड़े पत्तों और मोटे तने वाले रेन ट्री के झुरमुट में शफाफ नाला बह रहा था। सर पर सुर्ख बंद वाला बंदिना बांधे स्कर्ट में मलबूस एक ईस्ट इंडियन औरत नाले के किनारे कपड़े धो रही थी। सामने एक दरख्त पर बने ट्री टॉप हाउस पर बोर्ड लगा था, डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार, प्लांटेशन मेडिकल ऑफिसर, डिस्पेंसरी। उस दरख्त के नीचे भी परिंदे फिरदौस उड़ते फिर रहे थे। चंद मरीज जमा थे, चीनी, ईस्ट इंडियन, नीग्रो, अपनी अपनी जन्नतों से निकाले हुए इंसान। आदमी की आदत है उसे उसकी जन्नत से निकालो तो वो अपने लिए बुरी भली एक और जन्नत बना लेता है। दीदी क्या हुआ था? यास्मीन ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। मास्टर का फ़ोन, मिस्ट्रेस सरस्वती ने बंगले के बरामदे से आवाज़ दी। दीपाली ने कहा अभी आई और उठकर बंगले की समझ चली गई। मिस्ट्रेस सरस्वती बाहर आकर कुर्सी पर बैठी और बोली, हमारा मेम साहब कहा था तुम डांसर है, पाकिस्तान से आया है। हाँ मिस्ट्रेस सरस्वती, हम तुम्हारा मेम साहब को बहुत ज़माने से जानते हैं। यास्मीन ने बंगला उर्दू में जवाब दिया। हम और दीपाली मेम साहब एक ही कंट्री का रहने वाला है, मतलब पहले एक ही कंट्री था। तुम सिनेमा में भी नाचता है जैसे मिस कुक्कू। मिस्टर सरस्वती ने खड़े होकर 2-3 चकफेरियाँ ली। यास्मीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुर्ख बंदना वाली औरत स्कर्ट घुमाती, कपड़ों की टोकरी कमर पर रखे नाले की तरफ से आई। गार्डन अम्ब्रेला के करीब पहुंचकर उसने टोकरी घास पर रखी और मिस्ट्रेस सरस्वती के साथ नाचने लगी। अब वो दोनों हस्पानवी रक्स कर रही थी। समरसेट माहम के किसी कबलस जंग अस्तवाई सेटिंग के नॉवेल का सीन। यास्मीन ने आंखें मली। सुर्ख बंदना वाली औरत ने गले में पंजतन पाक का बड़ा सा तावीज़ पहन रखा था। वो मिस्ट्रेस सरस्वती से ज़्यादा खूबसूरती से नाच रही थी। दीपाली बंगले से वापस आई, कुर्सी पर बैठकर चाय बनाने लगी। कितनी बेफिक्री की ज़िंदगी है यहाँ, यास्मीन ने सोचा। ये लड़की बहुत अच्छी डांसर हो सकती है। कौन है?
यास्मीन ने पूछा। मिस्ट्रेस खैरुन्निसा, बाबा के कंपाउंडर शराफत अली की बीवी, दीपाली ने जवाब दिया। मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने अकीदत से पूछा, आप पाकिस्तान से आया है? हाँ, यास्मीन ने जवाब दिया। आपने नूरजहां को देखा है? कौन नूरजहां? मेरे लिए जहान में चीन है न मेरे लिए जहान में चैन है न करार है, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने गाकर जवाब दिया। खानदान मूवी वाला। हमने सब मूवीज देखी हैं, कंगन, बंधन, गाजी सलाहुद्दीन, सिकंदर, जिंदगी है प्यार से, प्यार में बिताए जा, इशक के हुजूर में अपना सर झुकाए जा। मगर ये तो बहुत पुरानी फिल्में हैं, यास्मीन ने कहा। बस वही यहाँ चलता है। और 2 नई फिल्म देखा, अंदाज और बरसात। मिस्ट्रेस सरस्वती ने जवाब दिया। हम लोग मिस साहब ये मूवीज़ देखकर बहुत खुश होता है। हमें पता चलता है हमारा ओल्ड कंट्री ऐसा ही होगा। मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने उदास आवाज़ में कहा। दीपाली की आंखों में आंसू आ गए। वो दूसरी तरफ देखने लगी। फॉरगेट इट दीदी, यास्मीन ने कहा। तुम बहुत खुश हो, तुम दुनिया के टॉप पर हो, वर्ल्ड टूर पर निकली हो, अपने मुल्क की मशहूर डांसर, और ढाका अब भी तुम्हारा वतन है। दीपाली ने ज़रा तुर्शी से जवाब दिया। सॉरी दीपाली जी, यास्मीन ने कहा। वाकई मैं बहुत मसरूर हूँ। सारी दुनिया अब मेरे कदमों में। कामयाब करियर, अनगिनत मद्दाह, ग्लैमर, पब्लिसिटी, शोहरत। इन बेचारी दीपाली दीदी को क्या मिला? और जहां आपा को महज मायूसी। लेकिन मुझे रोजी सानियाल की तरह अपनी कामयाबी पर मगरूर नहीं होना चाहिए। गो मैंने अपनी कामयाबी की भारी कीमत अदा की है, अपने अब्बा को डिफाई किया, मगर आर्टिस्ट की लगन, उसने बाआवाज़ बुलंद इजाफा किया। बॉश, दीपाली बोली, फिर अचानक चुप हो गई। शायद ये मुझसे जलने लगी हैं। इन्हें अब कौन जानता है? मुझे सारी दुनिया जानने लगी है। जेरल्ड कहता है कि अगर कोशिश की जाए तो मैं अपने मॉडर्न ओरिएंटल बैले का न्यूयॉर्क में बाकायदा स्टूडियो कायम कर सकती हूँ। मगर अभी ये बात इनको नहीं बताऊंगी, और जल्द जल जाएंगी। क्या पता लाशऊरी तौर पर मुतासिब भी हों। बहरहाल ईस्ट पाकिस्तान से इनको निकलना ही पड़ा। नहीं, पुरानी मार्क्सिस्ट हैं, मुतासिब तो शायद नहीं है। इतनी पुरानी दोस्त हैं। अगर इनको ये बता दूं कि हैंडसम मशहूर अंग्रेज फैशन डिज़ाइनर जेरल्ड बेलमोंट से शादी करने वाली हूँ, और बेलमोंट आई डोंट नो, शायद और हसद करें। नहीं बताऊंगी, नज़र लग जाएगी। परीज़ाद जेरल्ड एक तरफ बेमिसाल यूनानी मुजस्समा, और एक तरफ इन बेचारी के मोटे काले ललित मोहन सेन। वो तो जहांआरा आपा के मियाँ से भी गए गुजरे हैं। सरस्वती और खैरुन्निसा घास पर बैठी एक अजनबी ज़बान में गुफ्तगू कर रही थी। शूनू ने बंगले के बरामदे में आकर आवाज़ दी, दीदी आपका फ़ोन। दीपाली फिर उठी और इमारत की तरफ चली गई। सरस्वती ने आहिस्ता से पूछा, मिस साहब,
हमारा मेम साहब रो क्यों रहा था? हमने देखा है वो कभी कभी ऐसे ही बैठे बिठाए रोने लगता है, मालूम नहीं। मिस्टर सरस्वती शायद उनको अपना कंट्री याद आता है। और और कौन? यास्मीन ने जल्दी से बात बनाई। वो मिस्टर सरस्वती उधर ढाका में दीदी का एक फ्रेंड था, जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम? मिस्टर खैरुन्निसा ने खुशी से दोहराया। बादशाह का बेटी? नहीं, एक मामूली से नवाब का बेटी। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? दोनों औरतों ने बेसब्री से पूछा। जहांआरा बेगम का लव स्टोरी बहुत ट्रैजिक था। उसी को याद करके तुम्हारा मेम साहब दुखी हो जाता होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आस्की मासूकी? सरस्वती ने पूछा। खैरुन्निसा ने सवाल किया, इसके मजाजी या इसके हकीकी? हीरो कौन था? ये औरतें बेहद सिनेमा देखती थीं। खैरुन्निसा शायद इसके मजाजी और हकीकी दोनों था। जहांआरा आपा अपने कजिन को लव करता था, वो उसको समझ गया। मिस्टर सरस्वती ने तमानियत से कहा। फिर उनका कजिन उनको छोड़कर भाग गया। क्यों? हाय 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 रे, आइडियोलॉजी की खातिर। आइडियोलॉजी? क्या? खैरुन्निसा ने दरियाफ्त किया। मतलब ऐसा कि गरीब अमीर सब बराबर होना चाहिए। हीरो अमीर लोग को हेट करता था, हीरोइन बहुत अमीर था। उस ज़माने में खैरुन्निसा लड़का लड़की आइडियोलॉजी की खातिर एक दूसरे को छोड़ देता था। तब तो वो पागल लोग था। सरस्वती ने कहा, हाँ एकदम पागल। और अगर सोचो तो हम भी पागल है। हमने आइडियोलॉजी की खातिर डांस सीखा कि हमारा देश में कल्चर खूब फले फूले। हमने उसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया। हमारा एक अंकल का दोस्त सेंट्रल मिनिस्टर था, उसने हमें फॉरेन टूर पर भिजवाया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। कौन गवर्नमेंट? सरस्वती ने पूछा। हमारा अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट। तुम लोग तो अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी है। कॉलोनी है तो ठीक है, आराम से है। हाँ, तुम्हारा मेंटेलिटी अब तक कॉलोनियल है। यास्मीन ने हकारा से कहा। बेचारियां, गुलामों की औलाद, खुद गुलाम। और तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है? सरस्वती ने चमक कर पूछा। न्यू वर्ल्ड में पैदा होकर हिंदी नजाद मजदूर भी निडर हो जाते हैं और बेअदब। अब इन जाहिलों से कौन बहस करे? वो चुप हो गई। दीपाली वापस आई। मेरे शौहर का फ़ोन आया था कि तुमसे कह दूं, उन्होंने कल रात को तुम्हारे डांस का प्रोग्राम गवर्नमेंट हाउस में रखवा दिया है, गवर्नर जनरल के लिए। गवर्नर जनरल के लिए? यास्मीन ने खुशी से उछलकर दोहराया। मिस्ट्रेस सरस्वती ज़ेरे लब मुस्कुराई, कहवे की ट्रे उठाकर बंगले की तरफ चली। यास्मीन ने उसकी तंजिया मुस्कुराहट देखी और झेंप गई। अच्छा, अब हम भी चलता है, खैरुन्निसा ने कहा। सर खम करके मुस्कुराई और कपड़ों की टोकरी उठाकर शागिर्द पेशे की सिमत रवाना हो गई। अजीब मस्खरी औरतें, यास्मीन ने इजहार ख्याल किया।
किन लोगों में आप हंसी? बहुत भले लोग हैं, दीपाली ने जवाब दिया। उन्हें यकीनन हम और तुम मस्खरे लगते होंगे। अपनी सरजमीन को छोड़े उन्हें 100 साल से ऊपर हो गए, अब तक उसे याद करते हैं। ये खैरुन्निसा और सरस्वती इन दोनों के पुरखे यूपी के ज़िले आजमगढ़ से आए थे 100 साल पहले, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने नीग्रो गुलामों को आज़ाद कर लिया था। तब उनकी जगह अपने नए हिंदुस्तानी गुलाम यहाँ मंगवाए थे। अब ये आधे स्पेनिश, आधे ईस्टर्न यूपी के हिंदू या मुसलमान, आधे ब्रिटिश हैं। 17वीं सदी के अंग्रेज़ी अल्फाज यहाँ राइज हैं, पश्मेल ज़बान है। ये बेचारे अब तक बुश कुली कहलाते हैं, मगर ये बड़े ज़हीन लोग हैं, इन्हें मामूली मत समझना। दीदी कहाँ से कहाँ बात निकल गई। कुछ देर हुई मैंने आपसे पूछा था क्या हुआ था, उसका जवाब तो दीजिए। मुझे अब तक मालूम नहीं क्या हुआ था। ज़रा सोचने की बात है। 1942 यानी 1942 के बाद आपसे अब मुलाकात हुई है, और इस अजनबी दूर अफ्तादा जगह आखिर हुआ क्या था? दीपाली ने एक बर्ड ऑफ पैराडाइज को देखकर कहा, देखो ये कितने खूबसूरत परिंदे हैं। दीदी प्लीज़ बात मत टालिए। यास्मीन भाई, तुम तो हमेशा की नोजी पार्कर हो, पूरी बात बताइए ना। आप सन 42 में जब जहां आरा की शादी हुई, उसके बाद कभी उनसे मिली क्यों नहीं? वो जब भी दिनाजपुर से ढाका आती, आपके लिए मालूम कराती, इत्तला मिलती कि शांति निकेतन में है, या रेडियो प्रोग्राम के लिए कलकत्ता गई हुई हैं। नहीं, मैं चंद एक बार जहां आरा से मिली तो थी। दरअसल उसे नजरें चार करते हुए मुझे एहसास जुर्म सताता था। आखिर क्यों, क्या हुआ था? दीपाली हंस पड़ी। क्या हुआ था? उसने दोहराया। कुछ भी नहीं। जहां आरा की शादी की इत्तला का जब तुम्हारा खत आया, उससे 2 रोज कबल उमा रॉय शांति निकेतन पहुंची। मुझसे बहुत मेलोड्रामेटिक अंदाज में कहा, रेहान अपनी कज़न का बचपन का मंगेतर है, तुम बीच में आ गई, बड़े शर्म की बात है। तुम अपनी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, अपने नेक दिल बाप को सदमा पहुंचा रही हो। जहां आरा और डॉक्टर सरकार दोनों कहीं तुम्हारी वजह से अपनी जानों से हाथ ना धो बैठे। जब से मैंने बिल्कुल गैर मुतवक्का जहां आरा की अलमारी में ये रेहान की तस्वीर रखी देखी थी, मैं भौचक्की थी और एहसास जुर्म मारे डाल रहा था। उसके बाद मैंने रेहान से बात नहीं की। उनके बहुत इसरार पर जब उनको वजह बताई, उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया, किस तरह उनकी मंगनी टूटी और उनसे मेरी मुलाकात से पहले की बात थी। फिर भी मुझे तशफ़ी नहीं हुई। बहुत समझा बुझा कर रेहान ने मुझे उनसे ब्याह कर लेने पर राज़ी कर लिया। लेकिन अब शांति निकेतन पहुंचकर उमा देवी कहने लगी, जहां आरा अब तक ये आस लगाए बैठी है कि रेहान शायद अर्जुमंद मंजिल वापस आ जाए और नवाब उससे शादी कर देने के लिए तैयार भी हो जाए। अगर तुमने रेहान से ब्याह रचाया तो जहां आरा गरीब शायद जहर खा ले। पर्दा नशीन मोहम्मदन लड़कियों के ऐसे ट्रैजिक किस्से सुने हैं। इलावाजी, रेहान ऐसा नाकाबिल एतबार शख्स है, जब उसने अपनी कज़न से बेवफाई की, जिसके बाप के रुपए से वो विलायत पढ़ने गया, तो भला तुम्हारा कब तक साथ देगा? तुमको भी छोड़ देगा। फिर तुम क्या करोगी?
चंद्रकुंज के दरवाजे भी तुम्हारे लिए बंद होंगे, वगैरह वगैरह। मैं कमसिन थी और ना तजुर्बेकार। ये सब सुनकर दहल गई। उमा रॉय के वापस जाने के बाद उसी रात मैंने रेहान को बड़ा कर्रा खत लिखा कि आइंदा मुझसे कभी ना मिले। उसी रात मैंने वो खत पोस्ट कर दिया। उसके दूसरे रोज तुम्हारा खत मिला जिसमें तुमने इत्तला दी थी कि बेचारी जहां आरा की शादी दिनाजपुर के किसी जमींदार से हो गई। अगर तुम्हारा वो खत मुझे 2 रोज पहले मिल गया होता तो मैं उमा रॉय के भर्रे में ना आई होती और प्रोग्राम के मुताबिक रेहान से सिविल मैरिज करने कलकत्ता चली जाती। मगर होनी को कौन टाल सकता है। रेहान कलकत्ता जा चुके थे। मेरा अताबनामा मौसूल होने के बाद उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश कभी नहीं की। मैंने उनको बहुत ही सख्त खत लिखा था, आइडियोलॉजी की खातिर, यानी ये कि इंसान का दिल ना दुखाए। और वो जहां आरा का दिल दुखा रहे थे और मैं अपने वालिद का। दीपाली दीदी, एक बात बताऊं, हम सब लोग पागल थे बकौल मिस्ट्रेस सरस्वती। सिर्फ उमा देवी सही दिमाग थी। और रेहान भाई के बारे में आगे मैं बताऊं, सुनिए। सन 45 में ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से एक लोकगीत कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद है? लोकगीत मंडलियां सारे मुल्क से आई थी। उस कॉन्फ्रेंस में रेहान भाई मेरे पीछे लग गए। रास्कल, दीपाली ने कहा लगाया, आप उसमें नहीं आई थी। मुझे मालूम हुआ था कि रेहान और उमा वहां जाने वाले हैं, इसलिए नहीं गई थी। मुसलमान फोक सिंगर्स बहुत बड़ी तादाद में आए क्योंकि बंगाली फोक म्यूजिक ज़्यादातर मुसलमानों की थी। ये दरअसल मुझे अब मशरक़ी पाकिस्तान बनने के बाद अंदाज़ा हुआ। रेहान भाई उन फोक सिंगर्स के कैंप के इंचार्ज थे। एक दस्ता मणिपुर से आया था। गारो हिल्स से मिस एलिस बार्लो को उन्होंने भगा दिया था। क्या ज़माना था कि मणिपुर के राजा का भाई कम्युनिस्ट लीडर था। आज ये सब किस्से इतने अजीब मालूम होते हैं। पीपल्स थिएटर के लोग थे, क्या जोश और खरोश था। मालूम ही नहीं होता था कि सोनार बंगाल अनकरीब तकसीम होने वाला है। बस सिर्फ यही ख्याल था कि अंग्रेज को निकालते ही मुल्क में दूध की नदियां बह जाएंगी। और कितनी जंगजू इस्तेलाहात थीं। हमारी टोलियां स्क्वाड कहलाती थीं। चाटगाम स्क्वाड, सुरमा वैली स्क्वाड, मणिपुर स्क्वाड, पीपल्स थिएटर स्क्वाड। दीदी, वहाँ उड़िया स्क्वाड ने एक गीत सुनाया था, इस पेट की खातिर में बंगाल क्या पापड़ बेले, धान कूटे, धान काटी, चाकरी की, पीठ पर कोड़े खाए, नाचा, चरखा काटा, गालियां दी, यमराज से मिला इस पेट की खातिर। और हम ढाका से ट्रिनिडाद आ गए इस पेट की खातिर। दीपाली बोली। यास्मीन कहती रही, एक गौंड गीत था, मैंने गाय बेचकर जंगल का टैक्स दिया, बैल बेचकर। अब भी काफ़ी नहीं। अंग्रेज के राज में हम भूखे रहते हैं। हमें उस वक्त ऐसा पक्का मासूम यकीन था कि अपने कौमी राज में कोई भूखा नहीं रहेगा। और हैदराबाद स्क्वाड, हम सुर्ख सिपाही, शान वतन। रेहान के मुतालिक बताओ,
यास्मीन, हाँ दीदी, वो तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरी बहुत सरपरस्ती करते रहे। मैंने उनको बताया मैं दीपाली सरकार की दोस्त हूँ, उन पर मुतलक असर ना हुआ। अचानक मैं बहुत बोर हो गई, तबीयत बेजार हो गई। पार्टीशन से ज़रा पहले मैं अपने कट्टर मजहबी कदामत परस्त मौलवी वालिद और सारे घर वालों से बगावत करके एक स्कॉलरशिप पर भरतनाट्यम सीखने मद्रास चली गई और वहाँ से 1 साल बाद अपने एक रोशन ख्याल रिश्तेदार के पास सीधी कराची। वो बहुत बालूसूख आदमी थे। उन्होंने एक बंगाली सेंट्रल मिनिस्टर के ज़रिए कोशिश करके मुझे बाहर भिजवाने का बंदोबस्त किया। उन्हीं दिनों ढाका से जहांआरा आपा ने लिखा कि आप लोग चंद्रकुंज फरोख्त करके कलकत्ता और वहाँ से ट्रीनडाड जा चुके हैं। जहांआरा आपा को बड़ा अफसोस था कि जाते वक्त आप उनसे मिली नहीं, ख़त तक ना लिखा। उनको सदमा ज़्यादा ये था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की सियासत की तलखी आप दोनों के दरमियान आ गई। काश मैं उसे समझा सकती कि उसका सामना करने की मुझे हिम्मत क्यों ना पड़ती थी। शायद उसे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था, हालांकि उसे मालूम था कि कसूर मेरा बिल्कुल ना था। उसकी निस्बत टूटने के बाद रेहान मुझसे मिले थे। बहरहाल हालात पर इंसान का बस नहीं। मैं तकदीर की कायल हो चुकी हूँ। शायद जहांआरा भी तकदीर की कायल होगी। और जिस वक्त पार्टीशन हुआ, जहांआरा दिनाजपुर में थी, मैं उससे किस तरह मिल सकती थी? वो हम लोग सन 48 तक ढाका में रहे। बाबा के एक मरीज मित्रा बाबू थे। उनकी बीवी बाबा से उमा रॉय की शादी की बातचीत चला रही थी। मित्रा बाबू कलकत्ते के किसी मुसलमान से अपना मकान एक्सचेंज करके पार्क सर्कस कलकत्ता चले गए थे। सर परितोष रॉय का ख़ानदान भी जा चुका था। वुडलैंड्स में ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई दफ्तर बन गया था। पार्टीशन से उन बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेडी रॉय इत्मीनान से ढाके आकर वुडलैंड्स का किराया वसूल करती, पुराने दोस्तों के साथ ढाका क्लब में अपनी शामें गुजारती और वापस चली जाती। कलकत्ते में वो लोग निर्मलेंदु के पास बालीगंज में मुकीम थे। निर्मलेंदु क्लाइव रो का बड़ा कारोबारी था, बेहद शराब पीता था और कंफर्म्ड बैचलर था। अब मित्रा बाबू ने कलकत्ते से बाबा को लिखा कि वो फौरन वहाँ आ जाए। खुखू पहले ही वेस्ट बंगाल जा चुका था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वर्कर बन गया था। उसने कहा था वो सेकंड क्लास शहरी बनकर ईस्ट पाकिस्तान में नहीं रहेगा। बिल्कुल यही बात इंडिया से आने वाले मुसलमान वहाँ के लिए कह रहे थे। आखिर एक रोज़ बाबा रिक्शा पर बैठकर अर्जुमंद मंजिल नवाब कमरुज़्ज़मा से मशवरा करने गए। उन्होंने कहा हरगिज़ मत जाओ, यहाँ डॉक्टरों की कमी है, हिंदू डॉक्टर सब जा रहे हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस चमक जाएगी। बाबा ने कहा लेकिन मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? चंद्रकुंज एक बिहारी मुसलमान के हाथ औने पौने बेचकर हम लोग कलकत्ते रवाना हो गए। रुखसत करते वक्त नवाब कमरुज़्ज़मा और अब्दुल कादिर कोचवान बहुत रोए। बेचारी जहांआरा दिनाजपुर में थी। ग्वालंदू घाट पर स्टीमर के फर्स्ट क्लास डेक पर चार्ल्स बार्लो अकेला एक कोने में बैठा बियर पीता नजर आया। बड़ा अलामती मंजर था। मालूम हुआ इंग्लिस्तान वापस जाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहाँ फार्मिंग करेगा। सियालदा स्टेशन पर पहुंचकर हम लोग सीधे मित्रा बाबू के यहाँ गए। बाबा ने दोस्ती की वजह से बरसों उनका मुफ्त इलाज किया था। मित्रा बाबू मज़े में थे, बिजनेस शुरू कर रखी थी।
किसी तारिकुल वतन मुसलमान से तबादले में लिया हुआ बड़ा सा मकान था। मित्रा बाबू ने न जाने किस तरह ये तय कर लिया था कि बाबा उमा रॉय पर आशिक हो गए। लेडी रॉय भी चाहती थी कि उमा किसी से भी जल्द अज जल्द शादी कर लें और रेहान के फिक्सेशन से आज़ाद हों। रेहान भी शहर में मौजूद थे। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। नया नया पार्टीशन हुआ था। कम्युनलिज्म बहुत शदीद थी। रेहान से दोस्ती की अफवाह की वजह से अपनी सारी दौलत के बावजूद उमा देवी के लिए रिश्ते मखफूद थे। निर्मलेंदु भी बहुत परेशान था। वो एक पक्का सरमायादार, वो बहन के सियासी रुझानात से हमेशा नाला था। अब उसने भी उमा पर शादी के लिए जोर डाला। आखिर एक रोज उमा देवी ने खुद ही हड़बड़ाहट में बाबा से कहा कि वो उनसे ब्याह कर लेंगी। शायद उनकी स्कीम ये भी रही हो कि ब्याह के बाद शौहर की मौजूदगी में रेहान से मिलना जुलना इतना काबिले एतराज़ ना समझा जाएगा। मेरे बाबा बहुत सादा लोग हैं। वो किसी इंसान को बुरा समझ ही नहीं सकते। मगर उमा के वो भी मद्दा न थे। इसके बावजूद चूंकि अपनी जगह से उखड़ चुके थे और किसी जज्बाती सहारे की तलाश में थे, और उमा देवी उनको भी खूब फ्लैटर कर रही थी। मित्रा बाबू जो शादी की गुफ्तो शुनीत ढाके के ज़माने से चला रहे थे, बड़े काइयाँ बिजनेसमैन थे। बाबा रॉय ख़ानदान के दामाद बन जाएं तो उनके ज़रिए वो निर्मलेंदु से अपने दसियों काम निकलवा सकेंगे, क्योंकि निर्मलेंदु इतना ब्राउन साहब और बददिमाग मगरूर आदमी था कि कोई नत्थू खैरा उसके पास फटक ही नहीं सकता था। मैं वे हैरत ये सारा ड्रामा देख रही थी। उसूल पर बाबा ने मुझसे रेहान के बारे में कभी एक लफ्ज़ ना पूछा और उमा देवी से मैं बात ही नहीं करती थी। बड़े शदीद तनाव में वक्त गुजर रहा था। अब देखो, क्लास की पैदाइश हर दिमागी कभी जाती नहीं। उमा पुरानी फेलो ट्रैवलर थी, बाबा से शादी करने वाली थी, मगर हमारे कुनबे से इस तरह का बर्ताव करने लगी थी जैसे हम गरीब रिफ्यूजी लोग उनके मोहताज करम थे। मैं नौकरी की तलाश में सरगर्दा थी। बाबा डिस्पेंसरी जमाने की फ़िक्र में थे। चंद्रकुंज की कीमत का रुपया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। शुनू और टूनू आवारागर्दी करने लगे। मित्रा बाबू के घर पर रहते हम लोगों को तकरीबन 1 साल हो गया। अब मिसेस मित्रा ने पशीमा से लड़ना शुरू कर दिया। बोतानी देवी, गॉड ब्लेस हर, खुद एक लड़ाका खातून। घर में रोज़ खटपट होने लगी। मैं घबराकर बाहर निकल जाती। रेडियो प्रोग्रामों से ज़रा सी आमदनी हो जाती थी। बाकी वक्त मैं म्यूज़ियम या किसी लाइब्रेरी में गुजारती। मित्रा बाबू के घर वापस जाते मुझे वहशत होती थी, और इस चीज़ से और ज़्यादा कोफ्त होती कि रेहान इसी शहर में मौजूद हैं और उनको मालूम है कि मैं किस हाल में हूँ, एक बेरोज़गार रिफ्यूजी। एक सुबह मैं विक्टोरिया मेमोरियल में घूम रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं टीपू सुल्तान के बेटे अब्दुल खालिक के पोर्ट्रेट के नीचे खड़ी जाने क्या सोच रही थी। सिराजुद्दौला, क्लाइव, कार्नवालिस, टीपू, टीटो मीर। अचानक उमा देवी की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा
वो किसी अंग्रेज के साथ वहाँ मौजूद थी, मुझे उससे मिलवाया। वो उनका लंदन का कोई पुराना हमजमात था, कलकत्ता आया हुआ था, उसे सैर करा रही थी। फिर उन्होंने निहायत बुलंदी से मेरा तारुफ कराया, मिस दीपाली सरकार, मेरे भाई निर्मलेंदु रॉय की पर्सनल असिस्टेंट। मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देखने लगी। गुस्से के मारे मेरा भेजा आउट हो गया। मैंने फौरन कहा, माफ़ कीजिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैं किसी मिस्टर निर्मलेंदु रॉय की पीए नहीं हूँ। उमा देवी ने जो उस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर अंग्रेज दोस्त के साथ बड़ी शान से खड़ी थी, मुझे घूर कर देखा और उस बरतानवी डचेस के से अंदाज में कहा, इसके मुतालिक हम फिर बात करेंगे। कम एवलिंग बर्ट अंग्रेज बहुत महज़िब था। वह इस गैर मुतवक्का मुचैते से खासा नादिम नज़र आया। मैं लाल पीली होकर वहाँ से हट गई। उसी रोज़ शाम उमा रॉय मित्रा बाबू के यहाँ पहुँची। मैं बाहर चबूतरे पर खड़ी थी। उन्होंने मोटर से उतरते ही मुझे फटकारना शुरू किया। तुमको मेरे अंग्रेज दोस्त के सामने मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? आप हद से आगे बढ़ रही हैं उमा देवी, मैंने जवाब दिया। हद से तुम आगे बढ़ चुकी हो एहसान फरामोश। तुम 1 तारीख से निर्मलेंदु के ऑफिस में काम करोगी। तुम्हारी जैसी रेफ्यूजी लड़कियों से कलकत्ता पटा पड़ा है। हर चौथी बंगाली लड़की तुम्हारी तरह गाती है। तुम अजूबे रोजगार नहीं। यहाँ तुमको वेस्ट बंगाल का गवर्नर कोई नहीं बना देगा। शुक्र करो कि मैंने निर्मलेंदु के दफ्तर में तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दिया। अगर आप समझती हैं कि मैं आपके शराबी, बदमाश, बददिमाग भाई की सेक्रेटरी बनना कबूल करूंगी तो आप बहुत सख्त गलती पर हैं उमा देवी। मैंने अब ज़रा सुकून से जवाब दिया। मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। उन्होंने पैर पटक कर कहा। कर लीजिए, मैंने जवाब दिया। बाबा और मिस्टर मित्रा घर पर मौजूद न थे। पश्चिमा काली घाट गई हुई थी। मिसेस मित्रा कान लगाए अंदर से यह सारा मुकालमा सुन रही थी। उमा देवी उल्टे पांव वापस गईं। जब बाबा घर आए, मिसेस मित्रा ने यह सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर उनको सुनाया। बाबा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। रात के खाने के बाद वो नज़दीक मैदान में टहलने जाते थे। खाने के बाद मुझे आवाज़ दी। मैं बाहर चबूतरे पर आई। उस रात में उमा के जाने के बाद कमरा बंद करके बहुत रोई थी। बाबा ने कहा, दीपाली, हिम्मत से काम लो। मैंने कहा, बाबा, क्या आप वाकई उस खौफनाक औरत से शादी करना चाहते हैं? वो चुप रहे। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं निर्मलेंदु रॉय की पर्सनल सेक्रेटरी बनूं? अलावा अजीज सर परितोष उमा देवी के लिए अलहदा कोठी बनवा रहे हैं। आप वहाँ रहेंगे, रेहान भी वहाँ आया करेंगे। मैं रेहान की सारी उम्र शक्ल नहीं देखना चाहती। ये कैसी हौलनाक सूरत हाल है। फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस रोज़ मैंने पहली बार बाबा के सामने रेहान का नाम लिया था। बाबा चंद मिनट खामोश रहे, फिर बोले, चलो, हम इस मुल्क को ही खैरबाद कहते हैं। वापस ढाका? मैंने पूछा। नहीं, ट्रिनिडाड। मुकुल का खत आया था। अगर मैं वहाँ आना चाहूँ तो वो मेरे लिए वहाँ इंतज़ाम कर सकता है। किसी भी प्लांटेशन पर मेडिकल ऑफिसर की जगह मिल सकती है। बाबा के एक चचाजाद भाई मुद्दतें गुजरी, ढाका से पोर्ट ऑफ स्पेन चले गए थे। डॉक्टर थे, वहाँ बहुत पैसा कमाया। एक मर्तबा वतन आए तो चंद्रकुंज आए थे। बढ़िया सूट, हवाना सिगार। मेरी माँ जिंदा थी। उन्होंने झेप झेप कर घर का अफलास छुपाते हुए उनकी मेज़बानी की थी। अब मैंने बाबा से कहा, मगर आप अब उमा देवी को किस तरह शेक ऑफ करेंगे? बाबा हंस पड़े। कहने लगे,
मैं उनसे कहूँगा शादी के बाद वो मेरे साथ ट्रिनिडाद चलें, वो इनकार करेंगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। चंद्रकुंज की कीमत का जो रुपया बाकी बचा था उससे जहाज के 5 टिकट खरीदे गए। बाबा, पशीमा, मैं, शूनू, टूनू, बहुत लंबा बहरी सफ़र करके हम लोग यहाँ पहुँचे। खुखू आने पर राज़ी ना हुआ। वो महासभाई लीडर बनता जा रहा था और आरएसएस में शामिल हो चुका था। अज़दवाजी ज़िंदगी का आराम जो 15 बरस बाद उनको दोबारा हासिल हो सकता था, शायद बाबा ने मेरी वजह से उसकी कुर्बानी दी, पता नहीं। पशीमा मुझसे बहुत खफा थी कि घर आई लक्ष्मी को वापस कर दिया। अरे वो लक्ष्मी थी कि वबाले जान, यास्मीन बोली। आप सबकी जिंदगी अजीरन करती। यहाँ पहुंचकर मैंने पशीमा को समझाया कि स्नान कैरिबियन में भी हो सकता है। महाकाली, हर जगह के मंदिरों की यहाँ कोई कमी नहीं। यहाँ सोशल रसूम 19वीं सदी के हिंदुस्तान की राइज है। हनुमान जी के मंदिरों में पूजा के बाद लोग बाग चौराहों पर आकर फीस्टा करते हैं और कैलिप्सो डांस। शुनू को सान फ्रेंडो में नौकरी मिल गई। टूनू वेनेजुएला चला गया। ललित सेन से मेरी शादी यहाँ पहुँचने के दूसरे बरस मुकुल चाचा ने तय कर दी और मैं बड़े इत्मीनान से मिसेस सेन बन गई। ललित यहाँ के कामयाब तरीन बैरिस्टर हैं। पहली बीवी स्पेनिश थी और उससे कोई औलाद न थी। उसे अरसा हुआ तलाक दे दी। शरीफ आदमी है। मैं काफ़ी खुश हूँ। बाबा और पशीमा हमारे साथ पीजी रहते हैं। बाबा के डिस्पेंसरी के लिए देखो ललित ने कैसा खूबसूरत ट्री टॉप हाउस बनवा दिया। यास्मीन ने ज़रा ताज्जुब से दीपाली को देखा। कुछ लम्हे खामोश रही और बोली, इसका मतलब है जहां आपा भी दिनाजपुर के रईस के साथ खुश होंगी। शायद ये मजबूरियों से समझौता है या सच्ची खुशी, मालूम नहीं। एक तवील अमेरिकन कार फाटक में दाखिल हुई। उसे वर्दी पोश नीग्रो शोफर ड्राइव कर रहा था। भारी भरकम और कमरू ललित सेन ब्रीफ के संभाले कार से बरामद हुए। रेन ट्री के सिमताए डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार ट्री टॉप हाउस की सीढ़ियां उतरे। वो चारों बातें करते स्पेनिश कॉलोनियल बंगले की तरफ चले गए। अंदर ड्राइंग रूम में नीग्रो बटलर लंच के इंतजार में मसरूफ था। यास्मीन तवील बरामदे में से गुजरती ड्राइंग रूम में चली गई। उसने दरीचे से बाहर झांका था। भूतानी देवी एक दरख्त के नीचे आंखें बंद किए बैठी हिल हिल कर माला जप रही थी। सामने पालतू खरगोश और आला नस्ल के कुत्ते दौड़ते फिर रहे थे। निहायत पुरसुकून मंजर था। यास्मीन दरीचे में से हटकर वसी ड्राइंग रूम में इधर से उधर बेशकीमत सामान आराइश देखती फिरी। एक बड़े ऊंचे ग्रामाफोन के नज़दीक दीपाली सरकार के पुराने रिकॉर्ड रखे थे। यास्मीन ने कूक भर के सफ़ेद कुत्ते और भोंपू वाला एक रिकॉर्ड ग्रामाफोन पर लगाया। सुई कहीं बीच में पड़ गई। अचानक दीपाली की आवाज़ बुलंद हुई। कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, लेव है।
बजनता ढोल। यास्मीन पर फिर बेजारी का दौरा पड़ा। उसने सुई उठाई, रिकॉर्ड पलटा। कुमारी दीपाली सरकार का दूसरा भजन। सुई फिर वस्त्र पर पड़ी, जो पहरा दे सो ही पहनूं, जो पहरा दे सो ही पहनूं, जो खिलावे सो ही खाऊं, जहां बिठावे ताहीं बैठूं, मीरा के प्रभु। वारी औरत की औकात, यास्मीन ने दिल में कहा। नीग्रो बटलर कमरे में आकर बोला, मिस, लंच इज सर्व्ड। ग्रामाफोन बंद करके वो ऐवाने ताम की तरफ बढ़ी। सामने आतिशदान पर रोजी की दस्तखत शुदा तस्वीर पर नजर पड़ी। राधिका सान्याल, नई दिल्ली, 16 मार्च 1949 यानी 1949। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।